बच्चों आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आपका सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का फिजिकल का है ये पार्ट। इस सॉल्यूशन किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा उस चैप्टर की के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप समझते हो, घर पे भी आप सॉल्यूशन बनाते हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप शरबत बना रहे हो या कुछ बना रहे हो ऐसी सॉलिड या लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन तो अभी आपको ये नहीं, आप ये कह देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। लेकिन सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो टर्म होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें, जैसे आप कहते हैं दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपका सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट। जैसे आपने पानी में क्या किया, चीनी को घोला, पानी में नमक को घोला, तो देखिए एक पानी है और एक क्या है आपका चीनी है। तो दोनों ऐसा नहीं कि दोनों सोल्यूशन है। अब पानी क्या होता है, आप अधिक मात्रा में लेते हो या अधिक अमाउंट में लेते हो, मोर अमाउंट में लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जो भी आपका मैटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जिस सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि जिस चीज़ को हम घोलते हैं इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलने पर ये, जैसे आप अगर बालू पानी में घोल दो तो क्या वो पानी में घुलेगी? नहीं। तो एक टर्म इसके लिए एक नया आया है कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कि टू और मोर सब्सटेंस हो इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूज मतलब कहना कि अगर पानी को चीनी में घोल दो तो चीनी क्या दिखाई देती है? क्या नहीं दिखाई देती है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो दे, पूरा होमोजीनियस बन जाए, पूरा घुल जाए ना, तो चीनी बिल्कुल दिखाई ना दे, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। ये मैंने आपको लिख दिया कि सॉल्यूट होंगे वो लेसर अमाउंट में होंगे और सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा अमाउंट होंगे। अब हम सॉल्यूशन अगर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अगर हमने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि अगर हम डेली की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि हम बना रहे हैं कितनी भी चीनी पानी में घोले, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कंसंट्रेशन में कितना कितना अमाउंट हमें घोलना है पानी में, ये कितना अमाउंट उसका परसेंटेज, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रेंथ, जैसे हमारी कहते हैं हमारी कितनी पावर है, हम कितना काम कर सकते हैं। तो इससे सोल्यूशन में हमें कितना सॉल्यूट डालना है, कितना सॉल्वेंट का, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको पहले ही 11th क्लास में बताया था कि कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वेट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या है कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मतलब हमें कितने वॉल्यूम या कितने उसके आयतन में कितने मोल्स को, कितने वॉल्यूम में इसके कितने मोल्स को घोलना है, ये क्या बताता है कि कंसंट्रेशन है। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये मैंने आपको पहले बता रहा कि नंबर ऑफ मोल्स हम किसी भी सब्सटेंस का हम कहते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स, NaCl मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम आपसे कह दें कि 5 ग्राम सोडियम NaCl को, तो वेट उसका क्या हो गया, 5 ग्राम। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालेंगे, आपको Na का 23, Cl का 35.5, इसको आप करके देखेंगे तो 53.8 आएगा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब एक नया टर्म नहीं है, ये मैंने बात की हुई है, लेकिन आप जान लो कि मोल फ्रैक्शंस क्या होता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट होता है, आपको पता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट है एंड देन सॉल्वेंट है। दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट भी हो देन सॉल्वेंट भी हो। ये देखिए, अगर हम आपको एक सॉल्वेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्योंकि निकाल रहे हैं अपॉन टोटल। अब एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 तो वैसे हो नहीं सकता, लेकिन अगर x इज टू 0 तो उसका मतलब क्या है कि कोई आपके कंपोनेंट ही नहीं है, ना सॉल्यूट है ना सॉल्वेंट। अगर x इक्वल टू 0 ही कर दो आप तो उसे मोल फ्रैक्शन कोई है ही नहीं है। अब आप एक न्यूमेरिकल से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate mole fraction of the urea and mole fraction of the water. Urea is a solute, water is the solvent, simple। x of urea यानी mole fraction of the urea, number of moles of urea divided by number of moles of urea plus number of moles of the water, solute plus solvent। अब यूरिया के लिए वेट इसका 30 ग्राम दिया है, मॉलिकुलर वेट आप निकाल लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO, NH2 इज कॉल्ड यूरिया, इससे आप निकाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 60 से। फिर यहाँ देखिए टोटल ये सॉल्यूट के, देन ये सॉल्वेंट का डिवाइड कर लीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड सॉल्यूट का निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए कि
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में आपको पता होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडो मतलब उसमें क्या होती है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सो का मतलब क्या होता है कि हीट आपकी निकलती है। तो अगर आप किसी भी, अगर यहाँ हम जब भी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ना है। किसी की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, वैसे सॉलिड तो लिक्विड का तो हम जनरल केस जानते ही हैं, लेकिन कोई भी गैस आपके सॉल्वेंट में कैसे सॉल्युबल है, उसके लिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा, वो टेम्परेचर को क्या होगा, हीट को लेगा। जब हीट को लेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी गैस ज़्यादा और डिजोल्व होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है, मतलब इसे क्या है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज करें, सॉरी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इसे टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा निकल रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब किसी भी गैस पर अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रेशर अगर हम लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट, अगर प्रेशर, ये देखिए अगर ये गैस है और ये आपका क्या है, लिक्विड है, इस गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और इस पर अगर प्रेशर ही बढ़ा दीजिए, तो दबाइए, कंप्रेस करिए किसी भी चीज़ को, अगर गैस उसको दबाइए, दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी, उसकी डिसॉल्व होने का मतलब क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह क्या है कि टेम्परेचर को, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखिए, कोल्ड ड्रिंक में क्या ऊपर गैस भरी होती है, नीचे आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। अब क्या होता है, टेम्परेचर उसका क्या होता है, कम होता है, जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर कम करने पे। इसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ। व्हाट इज हेनरीज लॉ, कितनी अमाउंट ऑफ गैस आपकी उस लिक्विड में डिसॉल्व है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। हमने इस पे कितना प्रेशर लगाया है, उस प्रेशर को लगाने पर कितनी गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आपकी गैस वेपर के फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इस गैस का ये वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कितना, ये एक्स क्या है, क्या अमाउंट ऑफ गैस है, चाहे तो आप इसको इससे लिखें चाहे इससे लिखें, अमाउंट ऑफ गैस। अगर किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाते तो आपको पता ही है कि हम क्या कांस्टेंट लगाते हैं, तो के एच आपका क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, इसीलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ। और आपको अगर ये पता है कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, अगर गैस जो है वो लिक्विड के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले तो वो जब कंपाउंड बन जाएगा तो वो डिसॉल्व होएगा नहीं, तो हेनरीज लॉ, क्योंकि हमें ये बताना है कि कितनी गैस डिसॉल्व है उस लिक्विड में, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया तो फिर वो डिसॉल्व होगी ही नहीं। फिर आपको पता है कि प्रेशर अगर लो हो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, ये आपका होना ही चाहिए कि टेम्परेचर अगर आपका हाई होगा तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। अब हम बात करते हैं आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ में मैंने बताया था आपको कि ये वोलेटाइल के लिए है, वोलेटाइल मतलब कि जो वेपर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हेनरीज लॉ में क्या बताया है कि जो भी कोई भी गैस हो वो कितनी डिसॉल्व हो रही है आपकी लिक्विड में, वो उस पर बेस्ड था। तो अगर हम दो सॉल्यूशन या दो हम आपके ले लें, एक ये आपका क्या है ए, इसे हम ए कह दें और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बी कह दें। तो ये अगर ये गैस है और ये आपका क्या वोलेटाइल में ये आपकी लिक्विड है। अगर हम इस प्योर स्टेट में बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट होगा। जब भी हम किसी चीज़ को प्योर फॉर्म में लिखेंगे उस पर हम नॉट लगा देते हैं और ये पी ए उसका वेपर प्रेशर ऑफ द ए होगा। ऐसे ही दूसरा हमने ले लिया, दो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स ले लिए, उसमें जो गैस है उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी बी 0 है, टोटल आपका क्या है पी बी। तो जब हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो टोटल जो आपके सोल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं पी टी। पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब इस टर्म्स को हम लिखेंगे, ये पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, प्योर कंपोनेंट ऑफ बी। ये पहले बता रखा है मैंने आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो टोटल अगर आपको वेपर प्रेशर आपको सोल्यूशन का निकालना होगा तो वो आपका पी टी इज इक्वल टू पी ए 0 पी बी 0 माइनस पी, ये एक्स बी होगा। अगर हम सपोज आपके ग्राफ की बात करते हैं या आप ये बुक में आप ये कॉपी में आप बना लीजिएगा, मैंने उस नोट्स में आपको नहीं दिया हुआ है कि अगर हम देखिए ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमने इस पे ले लिया आपका मोल फ्रैक्शन, इस पे हमने पी ए ले लिया। हम पी ए की बात करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। तो अगर आप सपोज हम एक्स को अगर 0 मान लें, ठीक है, अगर हम एक्स को 0 सपोज मान लेते हैं, एक्स ए को 0 मान लें, तो जो आपका पी ए होगा वो किसके इक्वल होगा,
पी ए नॉट के, ठीक है ना। अगर एक्स ए इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया तो जो आपका पी ए होगा वो पी ए नॉट के इक्वल होगा, वो हम कहीं यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स ए को हमने 0 मान लिया तो ये पूरा टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स ए इज इक्वल टू अगर हम 1 मान रहे हैं तो वो क्या होगा, 1 कर दिए तो ये पी ए नॉट के इक्वल होगा। ये अगर 1 है तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। इसी तरीका केस हम अगर एक्स बी ले लें, एक्स बी अगर हमने 0 किया हुआ है तो आपका पी बी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इसको एक्स बी को 1 हम मान रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। अब इसको अगर हम मिला ले तो हम टोटल प्रेशर की बात करें तो पी टी आपका क्या। अब ये बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि आपका पी ए, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पशन किया है कि पी ए जो है वो पी बी से ज़्यादा है, इसीलिए इस ग्राफ को बनाते समय ये हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे और टोटल ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो पी टी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, पी ए प्लस पी टी। ये आपका जो भी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है ये टोटल प्रेशर है इन द केस ऑफ वोलेटाइल, कि ये पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। अब हम बात करते हैं आपको कि नॉन वोलेटाइल अगर है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक क्या होता है, देखिए, एक आइडियल सोल्यूशन होता है और एक क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल हम किसे मानते हैं कि उसके अंदर सारी क्वालिटी हो, ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स ना हो, सारी चीज़ आइडियल को हम आइडियल मान के चले कि हम उसे फॉलो करें कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि जो राउल्स लॉ को ओबे करे। ओबे करने का मतलब है कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आपका क्या हो जाए, इस राउल्स लॉ, इस कंसंट्रेशन को, कि ये आपकी कंसंट्रेशन, या क्या मानेंगे कि हम जो आपका टोटल प्रेशर है, वो नोट्स मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप ऐड कर लीजिएगा। पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व। पी थ्योरेटिकल आपका क्या होगा कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, थ्योरेटिकल प्रेशर निकलेगा। और हम बैरोमीटर होता है जिससे हम प्रेशर को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो टोटल प्रेशर निकल रहा है वो इक्वल है। तो यानी ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन है और ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये कंडीशन आपके लिए आइडियल है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि नो चेंज इन वॉल्यूम, 0। नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ समझिए कि अगर हमने ए लिया और बी लिया, इसे 10 लिया और इसे 20 लिया, अब क्या बना आपका ए बी। अगर ये 20 है और इन दोनों को ऐड करें तो 20, अगर 20 ही पहले भी वॉल्यूम था, 20 बाहर, तो बाद में कोई इसमें चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। उसी तरह क्या है आपका डेल्टा एच, इसकी जो एनर्जी है या हीट जो भी प्रोवाइड की वो भी क्या होती है, 0। अगर आप जितनी प्रोवाइड दे रहे हैं उसे उतनी ही ये निकलती ही है, तो ये डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, 0। अब एक चौथा टर्म क्या है, इंटरेक्शन। ये देखिए कि सॉल्यूट एक के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, बी में जो हो रहा है और ए बी में, ये तीनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ए बी के बीच में जो आपका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो, और जो बी में लग रहा है वो, तीनों में क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सोल्यूशंस का एग्जांपल क्या है, ये आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल ब्रोमाइड है और ये एंड हेप्टेन है। अब हम नॉन आइडियल की बात करेंगे कि तो नॉन आइडियल की के सोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो नॉन आइडियल के केस में क्या होगा कि वो जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी और वेपर प्रेशर की और जो ऑब्जर्व्ड होगी वो इक्वल नहीं होगी और ये जो आपका डेल्टा एच जो मिक्सिंग है और डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब कि जो आपका वॉल्यूम पहले था और जो बाद में, वो इक्वल नहीं होगा। इस केस में मैंने आपको 2 डेविएशंस लिख रखे हैं कि पॉजिटिव अब नेगेटिव। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि जो आप जो थ्योरेटिकल आपकी निकल रही है, थ्योरेटिकल मतलब कोई भी वैल्यू आपकी प्रेशर की निकल रही होगी, उससे अगर ऑब्जर्व आपकी ज़्यादा होगी तो कहने का मतलब ना जो थी उससे ये ज़्यादा निकल गया, आगे बढ़ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ये आगे निकल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और जितनी हमने एक्सपेक्ट की उससे कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो ये आपके 2 तरीके के डेविएशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल। अब पॉजिटिव की देखिए 2 केसेस है, तो आप पॉजिटिव की बात करते तो डेल्टा वी आपकी मिक्सिंग है, वो मैंने कहा ना कि अगर आपका टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा कि आपकी जो होनी चाहिए, जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, उससे आपका क्या चला जाता है, पी ऑब्जर्व्ड जो है वो ज़्यादा आएगा। तो जो आपका वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा आएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो भी ज़्यादा आएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन आपका क्या है, राउल्स लॉ पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, ये याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ वोलेटाइल की बात कर रहे हैं क्योंकि नॉन वोलेटाइल का भी केस है, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे। वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, वोलेटाइल का मैंने आइडियल
केस पढ़ लिया जो कि पूरी तरीके से राउल्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जो भी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो ऐसे करता है कि वो डेविएट करता है। बताया था मैंने आपको पीछे वीडियो में अपने, वो पॉजिटिवली डेविएट करता है, नेगेटिवली डेविएट करता है। मैंने ये बताया कि पॉजिटिवली डेविएट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू थ्योरेटिकल से उसके ज़्यादा हो, और नेगेटिव का मतलब है कि थ्योरेटिकल से कम हो। अगर आपके नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिवली, या आपका पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव देखिए ये इसकी आइडियल कंडीशन है। आइडियल जो मैंने पहले आपको ग्राफ में बता रखा है, आइडियल का मतलब कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मैंने क्या कि जो आपका थ्योरेटिकल है वो वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जो भी ऑब्जर्व्ड था या जो भी आपकी आइडियल कंडीशन थी, ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी आइडियल है, इससे ये बढ़ गया। ये है, तो ये कैसे बढ़ेगा कि आपकी ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ए बी बनाते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा लगता है। रिपल्शन ज़्यादा लगने की वजह से जो है कि ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एक दूसरे को नफरत करते हैं। नफरत करेंगे तो दूर ही जाएंगे, दूर जाएंगे तो जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप वॉन्डर वॉल कहते हैं, वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मैंने आपको वेपर ज़्यादा बनेंगी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर सपोज पहले इसका वेपर प्रेशर इसका 10 था तो वो 10 से ज़्यादा 20 हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बढ़ गई। तो जो आइडियल से ये डेविएट करके पॉजिटिव की तरफ, तो इट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल, ये ए के और बी के हैं, जब ये आपस में रिएक्ट किए तो ए बी बनाया, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे की वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जब इसका बढ़ जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है कि अगर 10 था तो 10 से घट करके क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये आइडियल कंडीशन में थी, ये 8 हो गया। तो ये नेगेटिवली, ये किन मॉलिक्यूल्स की बात होती है कि लाइक ईच अदर, ये एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। पसंद करने की वजह से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू को ही कम कर देते हैं, जैसे कि HCl और आपका क्या है, वाटर है। तो ये आपका ये जो दोनों डेविएशंस है, उसको ये डायग्राम आप कॉपी में बना लीजिएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड व्हाट इज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, नॉन आइडियल सोल्यूशन कैन नॉट ओबेज आइडियल रूल्स। दैट इज कि अगर इस केस में हम डेल्टा वी की बात करें तो आपको बताया था कि डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल के केस में क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की तो डेल्टा वी आपका क्या होता है कि चेंज इन वॉल्यूम, अगर इसकी बात करें, ये सोल्यूशन है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। मैंने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आप समझ रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा पॉजिटिव में, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। रिपल कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम कहने का मतलब है कि अगर पहले 10 ए था, 10 ये था, तो ये 20 बनना चाहिए, लेकिन ये 20 नहीं बनता है, ये 22 बन जाएगा, तो बढ़ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज नॉट जीरो। अब नेगेटिव में क्या होगी कि 20 आनी चाहिए, इससे कम हो जाएगी, वही आपको बना। तो ये जो भी है नॉन आइडियल, ये क्या करता है कि ये ओबे नहीं करता है आपके आइडियल कंडीशन को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। अब आप ये समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उस हेडिंग या उस टॉपिक का मतलब समझिए कि एग्जैक्टली है क्या है। व्हाट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड्स अपॉन द, क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे आप ये देखिए क्या कि NaCl है और H2O है, ठीक है। अगर NaCl है तो इसमें 2 आयंस हैं, ठीक है। अगर सपोज 2Na हो जाए, 2Cl माइनस हो जाए, तो इससे इसमें क्या है, नंबर ऑफ देखिए इसमें 2 आयंस है, इसमें क्या है, अगर 2Cl माइनस कर दें तो जितने ज़्यादा इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी वो इससे ज़्यादा 2Na 2Cl की होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 4, और इसमें कितने हैं, 2। तो इसमें ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि ओनली डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं आपके सॉल्यूशन पे। इसी पे बेस्ड आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप्स की होती हैं। ये याद रखिएगा कि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि डाइल्यूट है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेटेड है। इट इज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द
द व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेटिविंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी आपकी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस टॉपिक को समझने से पहले मैं फिर आपको वेपर प्रेशर के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ अ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से आप समझ रहे हैं कि वेपर का मतलब क्या होता है कि वेपर फॉर्म करे, कोई भी हमारा ऐसा लिक्विड हो कि जो कि वेपर को फॉर्म करे और उससे जो प्रेशर लगे। ये मैं पहले शायद बता चुकी हूँ आपको पिछले टॉपिक में, लेकिन अब फिर एक बार ये समझ लीजिए कि अगर ये हमारा क्या है वोलेटाइल लिक्विड है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसे ये वेपर को फॉर्म कर रहा है। जब ये वेपर को फॉर्म कर रहा है तो बाहर से जो प्रेशर लगता है, मैंने आपको बताया था बाहर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, जो कि रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को इक्विलिब्रियम या दोनों जो प्रोसेस होती है वो इक्वल हो जाती है बाय किसके, इस वेपर प्रेशर की। बाहर से जो भी हम एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को इक्वल करने के लिए कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, रुक जाए, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है क्योंकि वेपर पर लग रहा है, इसलिए इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देन अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दें, सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर दें। अब हमने ये क्या बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है आपके कि जो आपकी वेपर को फॉर्म ना करे, नॉन वोलेटाइल हो, मतलब वेपराइज हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। राउट्स को मैंने आपको समझाया था कि ओनली इन द केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ये जब कि ये सेकंड केस है कि अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं देन क्या होता है। ये सॉल्वेंट था आपका, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। तो अब ये सोचिए कि जब हम इस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, जब आपका प्योर केस था तो ओनली इसमें क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। ये क्या कर रहे थे, जैसे ही हमने इसे ये वेपर फॉर्म कर रहे हैं और वेपराइज हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, वेपर बने जा रहा है। तो यहाँ पे इन्हें क्या है, सरफेस एरिया सिर्फ वाटर ही है, सरफेस एरिया क्या है बहुत ज़्यादा है और वाटर वेपर का फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब इन द केस ऑफ जब आप ये देखिए कि जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो देखिए ये यहाँ पे वाटर है और इसके साथ आपका क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। अब वाटर क्या है मॉलिक्यूल, अब वाटर क्या उतना वेपराइज नहीं होगा। देखिए जहाँ ये सारे चार, अगर सपोज यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल से 4 चारों वेपराइज हो रहे हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल सपोज NaCl डाल दीजिए तो अब ये क्या है, सरफेस एरिया आपका क्या है, कम हो गया। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी वेपर प्रेशर को कम होने में हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये कैसे लोअर होता है, यहाँ पे देखिए सिर्फ प्योर वाटर का था तो इसे आप क्या मान लेंगे, P0 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और ये क्या सॉल्यूशन का, जब आपको बता रखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो, इससे हमारा क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, उसका हम मान लें PS। तो अब ये देखिए P0 ज़्यादा होगा कि PS। अभी मैंने बताया कि आपको वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। अब इसी पे बेस्ड आपका ये रिलेशन निकलेगा जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या डिपेंड करती है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए ये P0 है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, जो मैंने आइडियल के लिए आपको एक इक्वेशन बता रखी थी, P1 इज इक्वल टू x1 P1 0। P1 आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का है, और P1 आपके सॉल्वेंट का है, और x1 और x2 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन में बता दिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। अब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है जहाँ x1 है उसको हम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, तो P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 P1 0। अब इसे सिंपल फॉर्म में करिए तो P1 अपॉन P1 नॉट 1 माइनस x2 हो जाएगा। अब इस 1 को आप x1 इसको इधर ले आइए, x2 को उधर ले जाइए, तो ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये देखिए क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 0 इज इक्वल टू x2। अब ये देखिए क्या P1 माइनस P0 क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब ये आपका जो P1 0 है ये कहीं कहीं पर आपका सिर्फ P0 और PS के फॉर्म में भी है और P1 नॉट और P1 के फॉर्म में भी है। तो P1 नॉट आपका क्या है, प्योर का है,
सॉल्वेंट का है, ये आपके सोल्यूशन का, तो इससे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो P1 0 आपका प्योर का नीचे आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए आपका ये क्या आ गया, x2। x2 आपका क्या है, x2 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब ये देखिए आपकी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिपेंड्स किस पे कर रही है, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये प्रूफ हो गया कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं कि P1 आपका क्या है, P इज इक्वल टू P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। P1 या PS हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब आपको मैंने बता रखा है कि x2 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। वो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें क्या होता है, पानी एक्सेस में हो। सिंपल लैंग्वेज में, पानी अगर एक्सेस में होगा तो हम ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस सॉल्वेंट को आप क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए कि हम सॉल्वेंट को क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो क्या कर दें कि हमारा जो पानी है वो ज़्यादा है। पानी अगर वो ज़्यादा है तो हम ये बहुत ही, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, N1 + N2 की जगह हम क्या लिख दें, डायरेक्ट N1 की डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, अब N2/N1 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बता रखा है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी क्या है, आपके सॉल्यूट है। तो ये वेट ऑफ दी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्यूट, ये आपका क्या है, वेट ऑफ दी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्वेंट।